Samex 2024 Sourcing மற்றும் Manufacturing Expo. தொழில்நுட்பத்தில் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் உள்ள அற்புதமான வாய்ப்புகளை கண்டறியலாம். Samex டிசம்பர் 27 முதல் 29 வரை சென்னை ட்ரேட் சென்டரில். मैं सबको मौका दूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी जो माननीय सदस्यों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन पे अपनी आपत्ति उठाई है, जो विशेष रूप से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित है, मैं मेरी बात ज्यादातर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के विषय पे ही रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल 72 में वर्णित प्रोसीजर व्हेन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल अपोज्ड, इसके तहत जो आपत्तियां उठाई गई है वो उसके बारे में मैं कुछ बातें माने सदन में कहना चाहता हूं। सर, एक विषय आया कि एक समय एक विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 368 संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 368 संविधान में ही लिखा हुआ है। प्लीज माननीय सदस्य। के बाद एक विषय आया कि संविधान का अनुच्छेद 327 है, ये सदन को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है। क्या राज्य सरकारों की स्वायत्तता, ये विषय ये भी आया, ऑटोनॉमी। संविधान अध्यक्ष जी, संविधान के 7th शेड्यूल्ड के यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 72, उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। सर, ये आपका जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 72, और ये संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। सर, ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए। अब एक विषय आया बेसिक स्ट्रक्चर का, इसमें 2 मिनट में बोलना चाहता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर पे सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें 5-7 बिंदु उन्होंने तय किए हैं, बाद में और मामलों में भी कुछ बिंदु जोड़े हैं, कुछ विषय जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। आगे मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ साथ वामन राव, एल चंद्रन कुमार ने कुछ सब्जेक्ट और जोड़े, लेकिन ये इससे कोई ना तो संसद की शक्ति में कमी आ रही है और ना कोई विधानसभा में शक्ति दी है संविधान, उसमें कमी आ रही है। मैं एक चीज जो बाबा साहब का यहाँ जिक्र आया और बाबा साहब के कोर्ट का भी जिक्र आया,
मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये अवसर दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले इस देश के कानून मंत्री थे। जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे। तो अध्यक्ष जी मैं ये बात सदन में रख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को। ये बाबा साहब ने कहा। अब मैं ये है ही नहीं विषय इसमें, ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है, जो मैंने बताया। अब मैं एक बात जो ये जो हमने जोड़े हैं आर्टिकल जोड़े हैं, हाँ ठीक है, आर्टिकल जोड़े हैं, उसमें मैं एक बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। जब बात जेपीसी की आई गई तो डिटेल चर्चा जेपीसी में होगी। कुछ तो बोलते हैं, हाँ जेपीसी में होगी, लेकिन आज मैं चूंकि आपने अवसर दिया, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का धन्यवाद करना तो चाहूंगा और उनके जो एचएलसी में जुड़े हुए सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी उसमें थे, कितने डिटेल डिस्कशन हुआ। ये कह रहे अचानक ही आ गया। अध्यक्ष जी 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया। सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है। मैं अब जेपीसी पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आदि मग का मतलब ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बात आ गई। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा
जो भी बात आती जग में अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ द बिल, आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये है कि हाँ डिवीजन देंगे प्लीज, हाँ देंगे डिवीजन, डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए। सेक्रेटरी जनरल एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठो। माननीय सदस्यगण, सदन में अगर मतदान हुआ, डिवीजन हुआ, तो पहली बार इस सदन में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक बार सीट पर बैठ जाएं। देसाई जी प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज सब अपनी अपनी सीट पर विराजे। प्रक्रिया बताएं। आपको प्रक्रिया भी बताई जाएगी। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज। माननीय सदस्य हम बैठे, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान हो रहा है, इसलिए माननीय महासचिव सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के अंदर ये भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन गलत दब गया है तो आप पर्ची से भी अपने मतदान को संशोधित कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे।
पहले महासचिव की व्यवस्था वो समझ लें, सब अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। महासचिव। Kind attention of the honorable members is invited to points related to operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker, no, below red color sticker, abstain, below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can see the final result few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual result display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे नहीं, लाल रंग के स्टिकर के नीचे, मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य
माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ/ना/मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन पर भी अपने मत को जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि किसी सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, महासचिव जी ने आपको डिटेल चर्चा करके बताया, विषय बताया, लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आप सब सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसको कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधित करना होगा तो हम सब इसको संशोधित भी करेंगे और किसी माननीय सदस्य को अगर बटन दबाने में परेशानी होगी तो इस बार हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पर्ची के लिए भी अलाउ करेंगे। और प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव, प्लीज क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज मान्य सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे मान्य सर प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे। रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय से पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है सर? ठीक।
बांट रहे हैं। जो डिमांड करे उसी को पर्ची देना हाँ, चाहिए। उसी को दे रहे हैं। ये सबको बांट रहे हैं। नहीं, उसको नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं था। माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज, माननीय सदस्यगण, मैंने फिर आग्रह किया है, जिन माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा विद्वान है, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें।